नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है CY एस्ट्रोलॉजर में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे ज्योतिष के अंदर कुंडली मिलान मैच मेकिंग के ऊपर। जब हम मैच मेकिंग की बात करते हैं तो हमारे सामने दो डेटा होता है, एक लड़के का और एक लड़की का। हमारे पास जो भी सॉफ्टवेयर होता है, जैसे हमारे पास वैदिक ज्योतिष के सॉफ्टवेयर होते हैं, कष्ट मूर्ति पद्धति के सॉफ्टवेयर होते हैं, तो हम जब भी उन सॉफ्टवेयर के अंदर जो है वो डेटा डालते हैं तो उनमें कुंडली मिलान के लिए जो है वो हमारे सामने अष्टकूट मिलान यानी कि 36 गुण वाले कुंडली मिलान के योग आ जाते हैं। अब हम क्या करते हैं कि सिर्फ उतना ही न देखें, उसके आगे ज्योतिष के अंदर एक बहुत ही अच्छी पद्धति है केपी कष्ट मूर्ति पद्धति यानी कि केपी एस्ट्रोलॉजी। अगर आप केपी एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हो तो इसके लिए मैंने एक पूरी की पूरी वीडियो सीरीज़ बना रही है, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिलेगा प्लेलिस्ट का, और इसके कमेंट बॉक्स में भी उसका जो लिंक है वो मिल जाएगा। हम जो आपके अष्टकूट मिलान है कुंडली के, जो उनके अंदर थोड़ा सा जो है केपी का कुछ फॉर्मूले जोड़ देते हैं तो वो आपका जो गुण मिलान है वो बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे सटीक रिजल्ट देने वाला योग बन जाता है। जैसे मैं इस वीडियो के अंदर दो कुंडलियों के ऊपर जो है वो आपको इस तरह का फलादेश करके बताऊंगा, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप जो अष्टकूट मिलान करते हो, कुछ लोग केपी एस्ट्रोलॉजी के द्वारा भी अष्टकूट मिलान करते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है, मैंने वैदिक ज्योतिष भी किया है, केपी एस्ट्रोलॉजी भी किया है। बहुत सारे लोग कहते हैं केपी वाला ज़्यादा बेटर है, लेकिन नहीं, आप वैदिक वाले को यूज करें और उसमें आप जो है वो थोड़ा सा जो है वो यहाँ पे केपी का जो 7th हाउस का जो प्रोमिसेस है वो ज़रूर ले लीजिए, जिससे कि आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो आप यहाँ पे जैसे कि आपने दोनों डेटा डाल देते हो, लड़के का और लड़की का। अब दोनों डेटा डालने के बाद आपके सामने जो दोनों कुंडलियाँ आ जाती है, तो आप क्या करते हो, सीधा ही अष्टकूट मिलान पे जाते हो और यहाँ पे जाके जो है वो सारा देख लेते हो कि भाई वर्ण जो हैं, वश्य हैं, आपका तारा है, योनि है, ग्रह मैत्री है, गण है, नाड़ी है और आपका बुकुट है। ये सारे के सारे पॉइंट आ रहे हैं नहीं है। बुकुट जो हैं उसको आप मिलाने के लिए जो है बुकुट के बहुत सारे परिहार हैं। आपके कई सारे सॉफ्टवेयर के अंदर बुकुट जो है वो आपको 0 मिलेगा, लेकिन आप जो है वो किसी योग्यकारी पंडित से मिलाओगे या फिर आप अपने द्वारा इसे देखोगे तो अगर दोनों का राशि स्वामी अगर देवता है तो आपको यहाँ पे बुकुट के नंबर अगर आपको 0 भी आ रहे हैं तो आप उनको जो है वो 7 कर सकते हो। ये आपके लिए एक परिहार के रूप में लाभकारी चीज़ बनती है। दूसरा क्या है कि नाड़ी में 3 तरह की नाड़ियाँ होती है। यहाँ पे जैसे आद्य नाड़ी है और मध्य नाड़ी है और आंत्य नाड़ी है। तो ये जो नाड़ियाँ हैं इनमें मध्य नाड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड है, यानी कि उसका प्रयोग, यानी कि जब कोई दो व्यक्तियों की कुंडली मैच करते हैं और उसमें अगर दोनों की मध्य नाड़ी है तो उसके जो है आप उसे डिनाई कर दें तो ज़्यादा लाभ रहेगा। अगर आप आंत्य है और आपका जो आद्य है, उन दोनों नाड़ियों को आप जो है अगर दो जातक अगर एक दूसरे से प्रेम करते हैं और वो लगता है कि भाई ये बहुत अच्छा है, या किसी जातक की लेट मैरिज हो रही है, काफ़ी उम्र हो रही है, अब उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, तो आप आद्य और अंत्य नाड़ी को भी मैच कर सकते हैं। उसमें एक परिहार ये है कि अगर दोनों में से किसी एक व्यक्ति का, खास करके जो लड़का है उसका अगर वर्ण जो है वो आपका अगर ब्राह्मण है, तो आपको यहाँ पे ब्राह्मण का मतलब ये नहीं कि वो जाति से तो ब्राह्मण, उसके वो अगर उसकी जो चंद्रमा की राशि जल तत्व है, यानी कि 4, 8 और 12 करक, वृश्चिक और मीन, तो आप उसे नाड़ी का दोष जो है वो नहीं लगेगा, तो उसको लाभ मिल जाएगा। तो ये जो परिहार है ये तो मैंने नॉर्मल बताए। अब जैसे इस कुंडली में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर पूरी मैच मेकिंग देखते हैं तो हमारे यहाँ पे नाड़ी के भी 8 मिलते हैं और राशि के भी 7 मिलते हैं और ग्रह मैत्री के 4 गुण मिल रहे हैं 5 में से, तो ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो 36 में से 27 गुण मिल रहे हैं, तो हम तो कहेंगे ये तो बहुत अच्छा जोड़ा है, कोई कमी नहीं है। अगर हम कुंडली की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देखते हैं कि लड़का मांगलिक तो नहीं है, तो यहाँ पे इसका जो मंगल है वो आपका वृश्चिक राशि का आपका बैठा है, गुरु के साथ बैठा है 12वें घर में, यानी कि इसको तो मांगलिक दोष मतलब है, तो भी वो आपका जो है वो परिहार में आ रहा है, क्योंकि उसके साथ गुरु भी है और वो मंगल जो है वो स्वराशि का है। अब इस जन्म कुंडली में देखते हैं तो जो मंगल है वो आपका लगन में बैठा है, तो दोनों ही कुंडलियां मांगलिक है। तो इस तरीके से देखते हैं तो ये दोनों की दोनों कुंडलियां मैच मेकिंग में पूर्ण रूप से खरी की खरी उतर रही है कि भाई इनकी दोनों की शादी कराना उच्चतम रहेगा। लेकिन जब हम केपी एस्ट्रोलॉजी के अंदर 7th कस्पल सबलॉर्ड को, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ है, इसको आप यूज करोगे तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। देखिए नॉर्मल जो मैच मेकिंग है वो तो हमने जैसे अभी बात की थी, अब इसमें जो एक्स्ट्रा जो चीज़ है, लाभ वाली चीज़ है, देखिए वो देखिए यहाँ पे कि आपने देखा कि भाई ये जो जातक है, मान लीजिए ये लड़के की कुंडली है और ये लड़की की कुंडली का जो 7th कस्पल सबलॉर्ड है, यानी 7वें घर का उप नक्षत्र स्वामी, क्योंकि हम चंद्रमा से इसके परिणाम मिलाए हैं कि चंद्रमा से राशि मिल गई, सब कुछ मिल गया।
अब हमें मिलाना है कि जो इसका मेन जो ग्रह है 7वां घर, यानी कि जो 7वें घर के अंदर जो मिथुन राशि आ रही है, इसका जो नक्षत्र और उसका उप नक्षत्र, वो हमें बताएगा कि एक्चुअलिटी में इसका मालिक कौन है और वो किस तरह के परिणाम दे रहा है। जैसे कि यहाँ पे 7वें घर का उप नक्षत्र स्वामी बना आपका यहाँ पे सूर्य, तो इस जन्म कुंडली में सूर्य जो है वो आपका मालिक बन जाता है विवाह का। विवाह के प्रोमिसेस सूर्य ही देगा। आप जो हैं वो इसे इस तरह से समझे कि विवाह के जो जितने भी अच्छे बुरे परिणाम है वो सूर्य के द्वारा दिए जाएंगे। अगर शादी का होना है नहीं होना है उसमें कोई तकलीफ है, वो सूर्य ही वहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा। अब सूर्य और उसका इस जो नक्षत्र है वो, तो सूर्य जो है वो यहाँ पे जन्म कुंडली का नवमेश है, तो यानी कि एक माइनस पॉइंट बन जाता है। अगर आप विवाह से संबंधित सप्तम भाव के फलादेश सीखना चाहते हो तो हमारा ये जो यूट्यूब चैनल है इसके अंदर केपी एस्ट्रोलॉजी की जो प्लेलिस्ट है उसमें 7th कस्पल सबलॉर्ड यानी 7th हाउस के ऊपर एक वीडियो है, जो आपके आई बटन में भी उसका लिंक आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिलेगा। तो उसके द्वारा आप विवाह के जो प्रोमिसेस होते हैं उनको आप देख सकते हो और सीख सकते हो। तो यहाँ पे नवमेश बन गया है सूर्य, तो थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट है। अब ये जो सूर्य है वो क्या परिणाम दे रहा है, तो यहाँ पे सूर्य 9वें घर का परिणाम दे रहा है। 9वां घर विवाह के लिए थोड़ा सा क्या है कि डिले करता है, सेकंड मैरिज को लाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को लाता है। ऐसे भी हो जाता है कई बार कि भाई बच्चे की शादी जो है वो आपकी 35 वर्ष 33 वर्ष की आयु में हुई, तो जहाँ तक कोई ये भी हो सकता है कि भाई ऐसा कि डिले कर दिया, यानी कि फर्स्ट मैरिज का उम्र जो है वो निकल गई। जैसे फर्स्ट मैरिज की अगर हम अपनी हिंदू संस्कृति में देखते हैं तो 25 वर्ष से 28 वर्ष के मध्य की जो आयु है उसे हम जो है वो फर्स्ट मैरिज की आयु मानते हैं। 33 वर्ष के बाद जो, जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि मांगलिक दोष जो है वो 28 वर्ष या फिर 32 वर्ष के बाद जो है कम हो जाता है, एक्चुअलिटी में वो उसके सेकंड मैरिज वाले योग आ जाते हैं। अब हमने यहाँ पे देखा कि सूर्य जो है वो 9वें घर को और 8वें घर को परिणाम दे रहा है, यानी 8वां घर यहाँ पे परेशानियाँ भी हैं, 9वां घर जो है वो यहाँ पे सेकंड मैरिज डिले और या फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को भी दिखाता है। यहाँ पे जो सूर्य है वो शनि के मंगल के नक्षत्र में है और शनि के उप नक्षत्र में, यानी कि यहाँ पे जो है वो एक तो सूर्य यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हुआ, वो नवमेश है और वहाँ पे मंगल और शनि के उप नक्षत्र में, शनि यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। अब यहाँ पे इसको हम पूर्ण रूप से देखते हैं। सूर्य हमें जो प्रॉमिस दे रहा है वो 10, 9, 4, 11 और 8 दे रहा है। अब इसमें अगर हम प्रोमिस देखें विवाह का तो 11 इसमें प्रोमिस आ गया था, इसका मतलब है कि विवाह तो होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम नेगेटिविटी देख रहे हैं कि अशुभता, कि इसमें अशुभता कितनी है, देखिए कस्पल सबलॉर्ड में अशुभता होना एक तरह से परेशानी का सबक होता है। अब इस अशुभता को कौन दूर कर सकता है, उसका स्टार लॉर्ड और उसका उप नक्षत्र स्वामी। तो अगर वो कहीं ना कहीं प्रोमिस को कम कर देता है अशुभता को तो हमें लाभ मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं तो ये हमें 10 नंबर दे रहा है जो हमारे लिए खराब है, क्योंकि वो 11वें का 12वां है, तो हमारी जो डिज़ायर होती है उसको काटता है। 9वां घर सेकंड मैरिज को दिखाता है, डिले को दिखाता है। चौथा घर जो है वो प्रेम के आकर्षण को खत्म करता है और 11वां हमारे लिए प्रॉफिट है और 8वां जो है वो हमें अड़चने परेशानियां दिखा रहा है। इसका मतलब है कि सूर्य में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है। ये चौथा घर आने से हमें ये मान सकते हैं कि पहली सगाई, प्रेम संबंध, ये वो जो हैं वो फेल हो सकते हैं। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि लड़का लड़की प्रेम कर रहे हैं और वो वेट करते हैं कि भाई हमारे घर वाले मान जाए और उसके कारण वो डिले करते हैं और करते करते लास्ट में उनका वो प्रेम संबंध फेल हो जाता है। तो वो यहाँ पे दिखाता है, या फिर सगाई हो जाती है, कुछ महीनों बाद वो टूट जाती है। तो यहाँ पे भी इन तरह के सिग्निफिकेंस मिल सकते हैं। अब यहाँ पे जो सूर्य है वो मंगल के नक्षत्र में 11, 10, 1, 3, 12, 4, 11, तो यहाँ पे बहुत अच्छे प्रोमिस है। लेकिन यहाँ पे 10, 1 और 4 ये प्रोमिस आने से थोड़ी सी तकलीफ यहाँ पे योग बन रहे हैं, लेकिन कोई इतना बड़ा नुकसान नहीं हो रहा है, अच्छा प्रोमिस है। यानी कि सूर्य जो है उसने अपने नक्षत्र मंगल के द्वारा कुछ रिकवरी की है, पॉजिटिविटी की। उसके बाद इसका उप नक्षत्र शनि, शनि यहाँ पे 11, 2, 1, 3, 12 और 2 ये बहुत अच्छा आया है। इसका तात्पर्य है कि ये जो विवाह का जो मैटर हम कह सकते हैं कि ये लड़का बहुत अच्छी इसके संयोग बन गए हैं। ये हो सकता है इसका मैरिज जो है वो डिले हो सकता है या फिर जो है डिले होकर उसकी अच्छी शादी होने का योग बन सकता है। अब हम ये देखेंगे कि भाई जो प्लेनेट है शनि उसने वहाँ पे ज़्यादा नेगेटिविटी दी है। इसका मतलब है इसकी सगाई या पहला जो मैरिज है वो तोड़ने का योग बनेगा। वो डिपेंड करेगा इसकी दशाएं, अंतर दशाएं या उसके चलने वाले गोचर कि किस तरह की दशा अंतर दशा चल रही है। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे सूर्य जो हैं और शनि जो हैं वो तो अच्छे हुए, यानी कि मंगल और शनि जो अच्छे हुए, सूर्य यहाँ पे खराब हुआ, तो अगर आपका सूर्य की दशा चलती है तो जातक को परेशानियों के योग बन सकते हैं। या शनि की भी दशा चलेगी तो शनि का नक्षत्र उप नक्षत्र अगर नेगेटिविटी में है विवाह के तो अड़चने जरूर पैदा कर देगा। अब हमने ये देख लिया कि यानी कि हमने ये देखा है कि लड़के की जन्म कुंडली में जो 4, 9 और 10 का जो
एक योग है 8 का भी, तो वो एक तकलीफदायक तनावपूर्ण है कि भाई इसका मैरिज या फिर सगाई में दिक्कतें आने का योग बनता है। अब इसी को हम आगे लेके चलते हैं लड़की की जन्म कुंडली में। तो लड़की की जन्म कुंडली हम अगर देखते हैं तो यहाँ पे देखेंगे 7th हाउस का जो कस्पल सबलॉर्ड है वो बुध है। तो हमने जब विवाह के चैप्टर में बात की थी तो उसमें हमने कहा था कि बुध और गुरु जो है वो द्विस्वभावीय राशियों के मालिक है, यानी कि उनकी दो राशियाँ और ड्यूल साइन है। इसका मतलब क्या होता है कि 2 मैरिज को दिखाते हैं या 2 अफेयर या इस तरह की चीज़ों को दिखाते हैं, आप समझते ही हो। तो बुध यहाँ पे बना, और बुध जो है वो जन्म कुंडली के अंदर जो है वो तीसरे घर के सिग्निफिकेंस दे रहा है, और तीसरे के साथ जो 11वें घर के दिख रहा है, यानी कि हमें तो बहुत अच्छे प्रोमिस मिल गए। गुरु का नक्षत्र और गुरु के उप नक्षत्र में है। इसका तात्पर्य क्या है कि बुध और गुरु दोनों के दोनों जो हैं वो यहाँ पे आपके ड्यूअल साइन प्लेनेट है, यानी कि द्विस्वभावीय मैरिज को दिखाने वाले ग्रह हैं। अब इसके बाद अगर आप देखते हो तो यहाँ पे बुध जो है वो रेट्रो है। इसका मतलब है कि ये चेष्टा बल लेके बैठा है, तीव्र गति से रिजल्ट देगा, और आपका यहाँ पे स्टार लगा हुआ, इसका मतलब अनटैलेंटेड है। इसका तात्पर्य है कि वो अपने घर के परिणाम यानी 3-11 के परिणाम तो देगा ही देगा। अब इसको हम पूर्ण रूप से देखते हैं तो जो बुध है वो यहाँ पे दे रहा है 10, 3, 5, 9, 3 और 11। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो प्रोमिसेस में हमारे को 11 बहुत अच्छा प्रोमिसेस मिला है, 3 भी अच्छा है। 3 का तात्पर्य होता है कि आपके निकटवर्ती परिवार में शादी होना, जैसे कि आपके पिताजी के कोई फ्रेंड है उनसे उनके कोई परिवार में है तो वहाँ पे शादी हो जाए, या आपके जैसे कोई बड़ा भाई है उसकी कोई ससुराल पक्ष में है, कोई साला है, साली है, जो भी है, या आपकी बहन के कोई ससुराल पक्ष में उनकी कोई ननद है। तो ऐसे रिलेटिव में निकटवर्ती या फिर आपके गांव में ही आपके साथ में कोई पढ़ रही है, लड़का या लड़की जो भी है, तो वहाँ पे शादी होने को तीसरा घर दिखाता है। लव मैरिज के नियमों को भी ये बनाता है। 5 यहाँ पे प्रेम संबंधों को बनाता है। 9 यहाँ पे जो है वो आपका सेकंड मैरिज डिले और कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मेटल अफेयर या परेशानियों को दिखाता है। लेकिन यहाँ पे इतना बुरा नहीं है, ये कह सकते हो कि इसकी प्रेम विवाह के योग जो है वो बन रहे हैं निकटवर्ती। इसमें नेगेटिविटी सिर्फ 10 है, वो इतनी खास नहीं है। अब बुध जो है वो गुरु के नक्षत्र में था। गुरु यहाँ पे 1, 10, 12, 5, 9, यहाँ पे 5, 9 फिर से आया, और 1, 10 जो है वो आया। ये अब जो है वो शुरुआत हुई है कुछ ना कुछ गड़बड़ होने की। इसके बाद गुरु के उप नक्षत्र में तो गुरु दोबारा इस यहाँ पे परिणाम देगा 1, 10, 5 और 9। तो हम यहाँ पे पूर्ण रूप से कहेंगे कि यहाँ पे परेशानियाँ बन चुकी है, क्योंकि जो बुध था दोनों के दोनों द्विस्वभावी। आप पॉइंटों में लेके चले, एक तो कस्पल सबलॉर्ड जो था वो द्विस्वभावी है, उसका स्टार लॉर्ड द्विस्वभावी है, उसका जो सबलॉर्ड है गुरु फिर से वो भी द्विस्वभावी है, ड्यूअल साइन। और उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 5, 9 के सिग्निफिकेटरों को जो आपको रिपीट हो रहा है 5, 9, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कह सकते हो, या फिर डिले मैरिज, या फिर दूसरी शादी। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो इन दोनों की जैसे हम मैच मेकिंग कराई है तो शादी हो चुकी है, क्योंकि हमारे बाद में ही आई है कुंडली। तो यहाँ पे मैच मेकिंग के अंदर जो है वो पॉइंट बहुत अच्छे थे, 36 में से 27 पॉइंट थे। लेकिन यहाँ पे जो कुंडली दिख रही है वो 7th हाउस इनका जो है वो डिनाई कर रहा है, क्योंकि इन दोनों की मैरिटल लाइफ में तकलीफें आ रही है, दोनों की मैरिटल लाइफ में, क्योंकि यानी कि 5, 9 उसमें भी था और इसमें भी 9 है। इसका मतलब है कि या तो इनकी शादियाँ डिले हुई या फिर जो है वो जल्दी हो। तो इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है इसलिए डिले नहीं हुई है, इसका मतलब है कि इनकी मैरिटल लाइफ टूटेगी। तो जो हमने मैच मेकिंग में जो गुण मिलाए थे उनसे हमें पूर्ण रूप से संतुष्टि नहीं मिली है, तो हमने केपी एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से 7th कस्पल सबलॉर्ड को जब मिलाया है तो हमें कुछ चीज़ें मिलेगी। भाई ये मैच मेकिंग सही नहीं है, इस मैच मेकिंग में जाना सही नहीं है। अब इनकी दशाओं को भी देख लो, क्योंकि देखो शादी जो है ना वो जीवन भर चलने वाली चीज़ है। उसमें अगर 10 साल की दशा अच्छी आती है तो फिर हम कह सकते हैं कि भाई हमारे फ़ायदा हो सकता है। तो देखिए इस जो जातिका है उसकी जो दशा है वो 2012 से 2022 यानी अभी तक जो है वो चल रही है चंद्रमा की दशा, और उसके बाद चलेगी मंगल की दशा। तो मंगल और चंद्रमा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसके सिग्निफिकेटरों में तो चंद्रमा जो है वो 4, 1, 4, 12 दिखा रहा है। इसका तात्पर्य क्या है कि ये तो विवाह के आकर्षण को फेल कर रहा है, अच्छे रिजल्ट नहीं देने वाला है। तो चंद्रमा की 2022 तक चलेगी दशा, वो गड़बड़ है। उसके बाद चंद्रमा के बाद मंगल की चलेगी, तो मंगल यहाँ पे 3, 2, 1, 2, 10, तो यहाँ पे लाभ के योग बनते हैं। हमें 1, 10 फिर भी आ रहा है, लेकिन ठीक है 2, 2, 2 बार आया है, तो हम ये कहेंगे कि भाई इनका विवाह। तो अब जातक और जातिका के जो पॉइंट 27 मिले हैं उनमें जो अड़चने आ रही है तो हम इनके कुछ उपाय करा के ये समय जो है वो निकाल देते हैं। जैसे कि ये मान लीजिए मई 2022, तो ये जो साल अभी चल रहा है, उसके बाद जातक को जो है वो क्या होगा कि मंगल की दशा में कुछ प्लस पॉइंट हो जाएंगे। तो जातक को अच्छी विवाह, या तो ये जैसे ज़्यादा नहीं बिगड़ता है, हम कुछ उपाय कराते हैं, समय रहते हैं तो कुछ
मैच जो है वो वापस हो जाएगा। अगर कस्पल सबलॉट बिल्कुल ही निर्णय कर रहे हैं, दशाएं खराब, मान लीजिए कि चंद्रमा की दशा अब शुरू होती 2022 से, तो 2022 के बाद 2032 निकलना 10 साल की दशा होती है, मुश्किल होता है। तो ऐसे केस में जातक को अलग होने में ही लाभ होता है। तो यानी कि यहाँ पे समझना यही है कि यहाँ पे आपकी दशाओं को भी देखना है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति जो है वो इन सब चीज़ों को लेके चलती है। अब अगर हम इस जातक की दशाएं देखते हैं तो इसको शनि की दशा 2022 तक चले। देखिए कितना बड़ा संयोग है कि मैच मेकिंग में जो गुण मिले हैं 27, वो कोई गलत नहीं है। मांगलिक दोष भी डिनाई हो रहा है, वो गलत नहीं है, क्योंकि बस ये है कि कुछ समय की जो प्रॉब्लम है उसको समझना है। तो कृष्णमूर्ति पद्धति कह रही है कि तुम्हारे को तकलीफ है। तो जैसे कि इनका फर्स्ट मैरिज, फर्स्ट अफेयर, जैसे कि इनका प्रेम संबंध हुआ, तो अब क्या हुआ कि 6 महीने 1 साल से अलग रहे, थोड़े से झगड़े रहे, कुछ चीज़ें परेशानियां रही, लेकिन अब मान लीजिए कि वो जो परेशानियां थी, वो पहली मैरिज को ख़राब करना जो 8 आया था यहाँ पे हम लड़के के कुंडली में, वो सब समय के अकॉर्डिंग निकल रहा है। और जैसे कि वापस ये लोग जो हैं वो मान लीजिए 2023 में फिर जुड़ेंगे तो अच्छा रिजल्ट लेके आ जाएंगे। जैसे इसकी शनि की दशा चल रही है, अब इसकी कुंडली में शनि जो है वो दिखा रहा है 11, 2, 1, 3, 12, 2, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन शनि का नक्षत्र उप नक्षत्र भी देखने पड़ेंगे। तो शनि जो है वो यहाँ पे जन्म कुंडली में गुरु और बुध के नक्षत्र उप नक्षत्रों में, तो गुरु यहाँ पे देखोगे तो आपका यहाँ पे दिखा रहा है वो 8, 11, 6, 7, 9 और 3 और 12। तो यहाँ पे देखोगे तो 11 प्लस है, 7 भी प्लस है और 3 भी अच्छा ही है। लेकिन यहाँ पे 6, 8, 12 बन गया, यानी कि विवाह तो हुआ, लेकिन ये उलझा हुआ काम है। इस समय शनि की दशा में विवाह तो शनि देगा, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशानियों के साथ देगा। उसको जो है वो जातक को मजा लेने नहीं देगा विवाह का। उसके बाद अगर हम उसके शनि के उप नक्षत्र बुध को देखेंगे तो 6, 8, 6, 7 यानी कि तनाव, डिप्रेशन, विवाह में डिले, तकलीफें, भयंकर लड़ाई झगड़ा, कोर्ट केस कचहरी तक जाने का योग बन सकता है यहाँ पे शनि की दशा में। तो इन दोनों का भाग्य यही कहता है कि शनि की दशा जो जून 2022 तक चल के उसके बाद जैसे जनवरी के अंदर 2000 यहाँ पे निकल जाएगी तो जातक को लाभ हो जाएगा। यानी कि दोनों के लिए एक प्लस पॉइंट ये आ रहा है कि इन दोनों की दशाएं बदल रही है तो इनके भाग्य भी बदल जाएंगे। अब इस लड़के के बुध की दशा आएगी तो बुध की दशा कैसी रिजल्ट दे सकती है, तो बुध की दशा जो है 6, 8, 6, 7, 9 ये बुरी है। अब बुध किसके नक्षत्र किसके उप नक्षत्र में है, तो बुध यहाँ पे 8वें घर को सिग्निफिकेट कर रहा है। तो चंद्रमा और मंगल, तो चंद्रमा यहाँ पे 11, 6, 1, 3 और 12, तो यहाँ पे 11 भी है और 3, 12 है। तो यहाँ पे 6, 12 तो बुरा तो है, लेकिन यहाँ पे 11 भी है और यहाँ पे बुध जो है वो 6, 8 दे रहा है, तो ये तो खराब है। अब चंद्रमा बुध जो है वो आपका मंगल के उप नक्षत्र, तो मंगल यहाँ पे 11, 10, 1, 3, 4, 11, तो यहाँ पे मंगल ने कुछ न कुछ जो है बुध को बचाया है, चंद्रमा ने 11 भी दिया है। तो कुल मिला के ये है कि इसकी जो है वो कांट छांट होके, परेशानियां होके, कैसे भी मन मुटा होके ये जीवन चल जाएगा। ये शादी जो है वो टूटने के कगार पे नहीं आएगी। कुछ जैसे कि हमने कहा कि भाई मान लीजिए कि ज्योतिष के अनुकूल कुछ उपाय करा के 2022 को निकाल देते हैं तो जातक के 2023 से अच्छा समय आ जाता है। कुंडली मिलान में सिर्फ आप गुणों को न मिलाएं, उसके साथ जो है वो कृष्णमूर्ति पद्धति के द्वारा अगर सेवंत कस्पल सबलॉट को मिला के दशाएं, अंतरदशाएं, सब चीज़ों को लेके चलते हो तो आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे और कुछ चीज़ें सटीक मिलने के योग आ जाएंगे आपको। तो मेरा ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।